श्रोताओं नमस्कार। सेवा पर्व के तहत आकाशवाणी समाचार द्वारा प्रसारित की जा रही विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की इस कड़ी के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने बीते 11 वर्षों के दौरान रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा। ब्रिगेडियर शर्मा, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवाद के अनेक ठिकानों को नेस्तनाबूद तो किया ही है, साथ ही इसने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को भी दुनिया के सामने लाया और इस तकनीक का लोहा मनवाया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने सामरिक और तकनीकी वर्चस्व का एक स्पष्ट प्रदर्शन किया है। इस अभियान ने समस्त विश्व को ये दिखा दिया कि भारतीय सेना जब भी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का प्रश्न आता है तो वो किसी भी चुनौती से डटकर और निर्णायक रूप से उसका सामना कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि हमारी वायु शक्ति ने सटीक और योजनाबद्ध हमले कर शत्रु की सैन्य क्षमता को भारी क्षति पहुंचाई, जबकि हमारे नुकसान न्यूनतम रहे। थल, जल और नभ तीनों सेनाओं का अद्भुत तालमेल देखने को मिला और यह हमारे संयुक्त संचालन की शक्ति का प्रमाण है। भारतीय तकनीकी श्रेष्ठता, रेडार नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन और प्रेसिजन गाइडेड हथियार जो हमारे हैं, इन्होंने संदेश दिया कि भारत बाहरी आपूर्ति पर निर्भर नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने यह कार्रवाई आत्मरक्षा की भावना से की, जिससे विश्व समुदाय के सामने हमारी नैतिक श्रेष्ठता भी सिद्ध हुई कि हमने गलत के अगेंस्ट जो कायराना विभत्स हमला हमारे निर्दोष नागरिकों पे इन टेररिस्ट ने किया, आतंकवादियों ने किया, उसका जवाब तो हमने देना ही था, लेकिन अपने हिसाब से, अपने समय से, अपनी इंटेंसिटी से, बिना किसी कोलेटरल डैमेज के हमने सटीक जो जवाब दिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है विश्व के सामने कि भारत की सोच किस प्रकार की है। सर, इसमें बात करें कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये भी साबित किया दुनिया के सामने कि भारत अब रक्षा के मामले में जो तकनीकी स्तर पर, पहले हम बहुत सारी चीजें आयात किया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब इस ऑपरेशन में कई ऐसे हथियार, कई ऐसे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल हुए हैं जो सिर्फ स्वदेश में बने हैं। तो ये भी अब दुनिया ने देखा है इसको। बिल्कुल, आज आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, ये आत्मनिर्भरता का, ये हमारे रक्षा क्षेत्र को नए शिखर पर पहुंचा रहा है। स्वदेशी उत्पादन के तहत चाहे वो तेजस लड़ाकू विमान हैं, उन्नत तोपखाने, ड्रोन, हेलीकॉप्टर अब हमारे ही कारखानों में बन रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी, चाहे वो एआई जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, एआई हो, साइबर युद्ध क्षमता हो, हाइपरसोनिक हथियार, स्वदेशी मिसाइल की ये पूरी रक्षा प्रणाली हमें भविष्य की लड़ाइयों के लिए अत्यंत सक्षम बना रही है। जहां तक जो नौसेना का प्रभुत्व है, आपको मालूम है कि जो नेवी होती है वो एक स्ट्रेटेजिक आर्म होती है। तो स्वदेशी विमान वाहक पोत, आईएनएस विक्रांत और परमाणु पनडुब्बियों के साथ हमारी नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अजेय है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो हम टेक्टिकल डिफेंस हमारी कैपेबिलिटी है, जिसको रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, तो भारत की जो मिसाइल शस्त्रागार जो है हर दुश्मन के लिए एक मजबूत जो निवारक के रूप में हम खड़े हो गया। हमारी मिसाइल, आपको मालूम है कि दूसरी कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जो मारक क्षमता है, उनकी सटीकता है, वो बहुत बहुत हाई डिग्री का है, विश्व ने देखा। एक सर बात और है कि यदि हम इस वित्तीय वर्ष की, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है, इसकी बात करें तो देश में जो रक्षा बजट है उसमें करीब 75% की जो राशि है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी देश में होने वाले जो रक्षा उत्पादन है उसके लिए निर्धारित की गई है। तो भारत सरकार की यह पहल, ये कदम, जो स्वदेशी तकनीक है, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो प्रयास है, उसे आप कितना अच्छा मानते हैं? देखिए, जब सेना को ये पता है कि हमारा जो हथियार, हमारा इक्विपमेंट अवेलेबल है और हमारे पास में कारगिल युद्ध का भी तजुर्बा है, उस वक्त ऐसे बहुत सारे एमुनिशन थे जो बाहर से आते थे और आपको पता है कि देश ने किस कीमत के साथ में उसका अर्जेंट प्रोक्योरमेंट किया था। आज जैसा मैंने पहले बताया, उन सभी डायमेंशन में जो अभी पहले मैंने मेंशन किए हैं, भारत आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। भारत के जो मस्तिष्क है, जो विश्व भर में हमारे भारत के जो नागरिक हैं, किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी में लीड कर रहे हैं, ये सबको पता है। आपने
चिप के बारे में मालूम है, अब किस प्रकार से हमारा चिप भी आएगा। तो ये सारी चीजें एक बार अगर हम इसमें शुरू कर दें तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जब बजट निर्धारित होता है तो काम शुरू होता है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे हमारी आर्टिलरी हो, चाहे हमारे लड़ाकू विमान हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, ड्रोन्स हो, जब ये हमारे होंगे तो ऑब्वियसली हमारी आत्मनिर्भरता और लुकिंग ओवर द शोल्डर, जिसको बोलते हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि बाहर सामान आएगा, उससे हम वंचित हो जाते हैं और हम इससे हमारी शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर, एक बात और है कि रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि यह देश में निर्मित अनेक जो रक्षा से संबंधित उत्पाद हैं उनको निर्यात भी कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में देश का रक्षा निर्यात करीब 23,000 करोड़ रुपए के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा और पिछले करीब 11 वर्षों के यदि हम बात करें तो देश के रक्षा निर्यात में 34 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। ये हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए कितने गर्व की बात है। देखिए, हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। आप सभी को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में विदित है, क्या उसकी कैपेबिलिटी, और ऑप सिंदूर के दौरान ही विश्व ने इसका संज्ञान लिया और किस प्रकार से कंट्रीज ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया। आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी है। न केवल हमारे प्रिसीजन वेपन, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो क्षमता है सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारी जो प्रणाली है प्रिसीजन ऑपरेशन की, ये भी विश्व देख रहा है। सो टेक्नोलॉजी और हमारा जो टेक्टिकल एप्लीकेशन, इन सभी को सभी ने देखा और सराहा है। हमारे जो स्वदेशी उपग्रह जिस प्रकार से लॉन्च होते हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी उसके तहत हम लोग बाकी देशों के लिए लेके आते हैं, ये सर्वविदित है। उपग्रह के साथ में ड्रोन्स के साथ में बाकी एरियल प्लेटफॉर्म, तो एक ये पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहां पे तीनों सेनाएं जब मिल के कार्रवाई करती हैं और विश्व ने इसका नमूना देखा है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे बहुत सा हमारे मित्र देश हैं वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें भारत पे भरोसा है। हर व्यक्ति वेस्ट की तरफ नहीं देख रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जिस प्रकार से लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेसमेंट किए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसमें सभी चीज, चाहे वो एक चिप लगा हो, चाहे हमारे इक्विपमेंट हो, चाहे हमें बाकी हथियार हो, वो सभी आत्मनिर्भर भारत के तहत ही हमारे यहाँ पे निर्मित किए जा रहे हैं और हम इसको देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सर, पिछले करीब 11 वर्षों के दौरान जो केंद्र सरकार है उसने जो रक्षा, हमारी सशस्त्र जो सेनाएं हैं उनके लिए तो बहुत कुछ किया ही है, जो वर्तमान में सैनिक कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं उनके भी सम्मान, उनकी सुविधाओं के लिए भी काफी कदम उठाए गए हैं। आप सर छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण संचालनालय है, उसके आप प्रमुख हैं, आप उसके संचालक हैं। क्या बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को, क्योंकि आप पूर्व सैनिकों का पूरा देख रहे हैं, उनके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके परिजनों के लिए, उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। तो इस दौरान क्या क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, राज्य सैनिक बोर्ड छत्तीसगढ़ का सचिव होने के नाते मेरा जो मुख्य दायित्व है कि राज्य में जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, शहीद परिवार हैं, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित हैं, उनकी कल्याणकारी गतिविधियां, उनके कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये हमारा मेन ध्येय है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें, हमारी बहुत अच्छी योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्रियान्वित की जाती हैं। सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश हमेशा भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान की नजरों से देखता है, शहीदों का हमेशा सम्मान करता है, क्योंकि उनको पता है कि इन वीर योद्धाओं ने अपने प्राइम में, अपने लाइफ के प्राइम में कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन दांव पे लगाया है। इसलिए यहाँ पे चाहे उनकी शैक्षणिक संबंधी समस्याएं हों, उनके बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का हम झंडा दिवस से प्रबंध करते हैं, उनके मेडिकल के लिए भले ही ECHS से उनका सारा कुछ कवर होता है, उसके अलावा जो उनकी गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड, उसके लिए अलग से हम उनको झंडा निधि से भी राशि उपलब्ध कराते हैं। हमारे सैनिकों को और यूथ को फौज में जाने से मोटिवेट करने के लिए हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से मोटिवेटेड रखते हैं, उसके लिए भी हमारी कुछ योजनाएं हैं। जो बच्चे भूतपूर्व सैनिकों के मिलिट्री स्कूल में अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, उनके लिए हमारे पास अलग से फंड उपलब्ध है जो हमको मोटिवेशन के तहत उनके पेरेंट्स को देते हैं। जिन भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे IMA, OTA या NDA की परीक्षा पास करते हैं, उनको तमाम ट्रेनिंग के दौरान उसको 10,000 रुपए मासिक राशि उनको दी जाती है, जो कि तकरीबन 1,20,000 हर साल होती है। इसके अलावा अगर आप देखें, हर प्रकार की डायमेंशंस में, चाहे हमारे किसी भूतपूर्व सैनिक को जो विकलांग हो चुका है उसके लिए व्हीलचेयर का बंदोबस्त करना है, आर्टिफिशियल लिम्ब का बंदोबस्त करना है, इसलिए हमारे पास फंड है।
हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अब हमारे हर ऐसा नागरिक जिसके बच्चे सेना में हैं उनको मोटिवेट करने के लिए 20,000 रुपए प्रति वर्ष एक प्रोत्साहन की राशि देते हैं। एक शहीद को पहले 20 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट देती थी, अब वो बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। सभी गैलेंट्री अवार्ड जो हैं वीर अंकर सबको उन्होंने बढ़ा दिया है। परमवीर चक्र जो विजेता होगा उसको 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। इस प्रकार से सभी गैलेंट्री अवार्ड्स को उन्होंने बढ़ा दिया है। जो हमारे सैनिक युद्ध में विकलांग हो जाते हैं उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार पहले कल 10 लाख रुपए मिलते थे, अब वही अमाउंट बढ़ा के 30 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां शासन हमेशा आगे बढ़ के भूतपूर्व सैनिकों की मदद करता है। मैं आपसे एक और चीज साझा करना चाहता हूं जो कि दिखाता है कि कितना संवेदनशील राज्य शासन भूतपूर्व सैनिकों के प्रति है। हमारे ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं, वो अगर किसी कारणवश अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन अपलोड नहीं कर पाते हैं डिजिटली तो उनकी पेंशन बंद होने का खतरा होता है। ऐसे हमारे अस्वस्थ या कुछ विकलांग जो दूर रिमोट में रहते हैं और थोड़ा उम्र ज्यादा उनको शायद इस बात का अंदेशा नहीं होता, तो हमने क्या किया है कि एक बजट से ही राज्य शासन ने ही हमको पोर्टेबल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम हमको दिया है और हम उसको मोटरसाइकिल में लेके जाते हैं। और ऐसी कोई भी हमारे भूतपूर्व सैनिक या हमारी विधवा ऐसी होती हैं जो अस्वस्थ हैं या वो बाहर नहीं आ सकती हैं, हम उनके घर पे जाके हमारे पास में इक्विपमेंट है जिससे आइरिस और थंब इंप्रेशन लेके हम उनके घर बैठे वहीं पे उनका लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम करते हैं ताकि उनकी पेंशन में कभी कोई रुकावट ना हो। और हर वर्ष की तरह झंडा दिवस निधि से भी और राज्य शासन की तरफ से भी इन योजनाओं में हमेशा कुछ ना कुछ इजाफा होते रहता है। सर, एक अंतिम सवाल, किसी भी देश को यदि रक्षा के क्षेत्र में मजबूत होना है तो तकनीक की आवश्यकता तो होती है, लेकिन एक कुशल, एक काबिल मानव संसाधन की भी उसे आवश्यकता होती है। अभी आपने बात की कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो सेना को ज्वाइन करें। छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में युवा शक्ति है, बहुत ऊर्जावान यहाँ के युवा हैं, काबिल हैं। जो भी युवा इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो सेना में आना चाहते हैं, तो आप ये बताइए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सेना में भर्ती होने के क्या क्या अवसर होते हैं, किस किस स्तर पर कोई युवा इसमें शामिल हो सकता है सेना में, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में बताएं और एक अपील करें युवाओं से कि वो शामिल होकर सेना में अपना योगदान दें देश की रक्षा के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ का युवा बहुत ऊर्जावान है, मोटिवेटेड है, शक्तिशाली है और मैंने देखा है कि उसका रुझान देश की तरफ और देश की रक्षा के लिए वो हमेशा आगे आना चाहता है। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में आज वर्तमान में बहुत कम सेना है, एक बहुत छोटा सा सब एरिया है जिसको कोसा बोलते हैं, तो लोगों का एक्सपोजर कम है। लेकिन आज की डेट में जो संचार प्रणाली है, इंटरनेट है, वो सबको अवेलेबल है। अगर यूथ ऑफिसर बनना चाहता है तो मैंने बताया चाहे वो एनडीए, आईएमए, ओटीए, टेक्निकल एंट्रीज बहुत सारी हैं। और दूसरा है फौज में भर्ती की प्रक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि अगर युवा ने फौज में आना है तो उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना होगा और इसलिए शासन भी और मेरी टीम भी प्रशासन के साथ मिलके यूथ को मोटिवेट करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करें, क्योंकि जब ये रजिस्टर होते हैं तब जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है उसको मालूम होता है कि इस प्रदेश में इतने युवा इच्छुक हैं और उस प्रकार से वहां पे वैकेंसी भी अलॉट की जाती है। और छत्तीसगढ़ में एक और चीज है, यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ टेरिटोरियल आर्मी भी है, उसका भी वो कोसा में लोकेटेड है और वो अपने बटालियन के जो अपने जो रिक्रूट हैं वो केवल छत्तीसगढ़ से ही लेते हैं। उनका भी अभी दिसंबर के महीने में रिक्रूटमेंट है। और जो बाकी रिक्रूटमेंट है, अगेन जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर जिनकी लोकेशन यहीं पे है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर करें। उसके बाद में वहां पे एक बहुत बेसिक सा रिटन एग्जाम होता है और उस रिटन एग्जाम के बाद में फिजिकल टेस्ट होता है। सेना को जितने भी लोग लेने हैं वो लेंगे, हम चाहेंगे कि ज्यादा लोग हमारे छत्तीसगढ़ से जाएं, तो जितनी भी वैकेंसी आती है ज्यादा से ज्यादा आए और हम उसको पूरा इस्तेमाल करें। तो इसके लिए समय समय पे इंटरनेट के जरिए ये सारी खबर दी जाती है। हमारे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक छोटी छोटी एकेडमीज चला रहे हैं जहाँ पे वो युवा को निःशुल्क प्रशिक्षित कर रहे हैं, अपने तजुर्बे से उनको फिजिकल के लिए तैयार कर रहे हैं, गाइड मुहैया कराई जाती है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपेयर करते हैं, हम उनको निःशुल्क परामर्श देते हैं और उससे अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का और अपने देश का वो नाम गौरवान्वित करेगा। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।